जैसे जैसे तापमान बढ़ रहा है वैसे वैसे सियासी पारा भी बढ़ता जा रहा है और कहीं ना कहीं कहा जाए इस वक्त की बड़ी खबर भी यही कह रही है कि अमेठी और रायबरेली जो कि कांग्रेस की दो हॉट सीट कही जाती हैं उस पर कांग्रेस के प्रत्याशी क्या होंगे, इसका जो सस्पेंस चल रहा था उस पर जो है वो पर्दा अब हट गया है और ये सामने आ गया है कि इस बार रायबरेली से चुनाव लड़ने वाले हैं राहुल गांधी। वहीं अमेठी छोड़ दिया है राहुल गांधी ने और इस बार कांग्रेस ने आला कमान ने इसकी निर्णय लिया है कि केएल शर्मा को बनाया गया है उम्मीदवार। इन तमाम जानकारियों पर अपडेट हम लेने वाले हैं अगले 1 घंटे नया सवेरा में। इसके अलावा क्योंकि आगामी चरण के चुनाव के लिए धुआंधार प्रचार भी जारी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज झारखंड जाएंगे और उसके साथ साथ पश्चिम बंगाल जाने वाले हैं। इन सभी सियासी पारे से जुड़ी जानकारियां आपको देंगे, साथ ही साथ खबरें और भी होंगी। मेरे साथ होंगी अगले 1 घंटे मेरे सहयोगी आंचल गुलाटी गुंबर। आंचल, सुप्रभात। बिल्कुल सुप्रभात आपको भावना और बहुत बहुत शुक्रिया। और कहते हैं ना कि जब पर्दा जो गिर गया तो भेद खुल जाएगा, वो भेद खुल गया है। मिस्टर भरोसेमंद यानी कि केएल शर्मा पर दांव खेला है कांग्रेस पार्टी ने। क्या वजह रही, क्या ये मास्टर स्ट्रोक है या कोई विवशता, इस पर करेंगे चर्चा। बात करेंगे कैसे अमेठी और रायबरेली के लिए बहुत जी तोड़ कोशिशें करनी पड़ी, मंथन करना पड़ा, क्योंकि आज नामांकन का आखिरी दिन था तो आज ये सूची जारी की गई। इस पर होगी विशेष नजर हमारी। बात करेंगे 24 की चुनौती से जुड़ी हुई ग्लैमर वर्ल्ड, साथ ही साथ स्पोर्ट्स ट्रैक और अखबारों की सुर्खियों में क्या कुछ खास है ये भी जानेंगे। लेकिन सबसे पहले रुख इस वक्त की खास हेडलाइंस पर। रायबरेली से राहुल गांधी और अमेठी से किशोरीलाल शर्मा लड़ेंगे कांग्रेस के लिए चुनाव। प्रियंका गांधी प्रचार अभियान में रहेंगी व्यस्त। आज नामांकन भरने का आखिरी दिन, आज कुछ और चढ़ेगा सियासी पारा। सियासी पारा पड़ने के साथ साथ बंगाल में 3 चुनावी रैली करने के बाद शाम को झारखंड के सिंहभूम में गरजेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वहीं अमित शाह कर्नाटक, महाराष्ट्र और गोवा में तो जेपी नड्डा गुजरात में करेंगे रैली और रोड शो। बीस मई को 5वें चरण के लोकसभा और ओडिशा विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन का आखिरी दिन। आज तमाम दलों के प्रत्याशी भरेंगे पर्चा। शराब नीति घोटाले में आरोपी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की टाइमिंग पर आज सुप्रीम कोर्ट में जवाब देगी ईडी। हाई कोर्ट में मनीष सिसोदिया की जमानत पर भी सुनवाई। केरल में भीषण गर्मी के कारण 6 मई तक सभी स्कूल कॉलेज बंद। तेलंगाना, ओडिशा, बंगाल और बिहार के कई इलाकों में भी लू के थपेड़ों ने किया बुरा हाल। 2 दिन बाद कुछ राहत के आसार। खेल की खबरों की बात करें तो वानखेड़े स्टेडियम में आज मुंबई इंडियंस का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से। कल खेले गए रोमांचक मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद ने राजस्थान रॉयल्स को 1 रन से हराकर आईपीएल के इतिहास में दर्ज की सबसे कम अंतर की जीत। और खबरों में सबसे पहले बात करते हैं 24 की चुनौती से जुड़ी हुई। तो इस वक्त की बड़ी खबर, अमेठी और रायबरेली से कांग्रेस का सस्पेंस हो गया है खत्म। चूंकि आज नामांकन के आखिरी दिन का वक्त था तो कांग्रेस ने रायबरेली और अमेठी लोकसभा सीट पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान आखिरकार कर दिया है और इससे पर्दा जो है हट गया है। अब जो है नजर होगी थोड़ी देर में राहुल गांधी, प्रियंका और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ फुर्सतगंज एयरपोर्ट पहुंचने वाले हैं, जिसके बाद एक रोड शो किया जाएगा और साथ ही साथ नामांकन भरने की प्रक्रिया जो है वो शुरू की जाएगी। क्योंकि आज आगामी चरण के मतदान के लिए यानी कि 5वें चरण के मतदान के लिए जो कि 20 मई को होने वाला है उसके लिए नामांकन भरने का आज आखिरी दिन था। तो कांग्रेस के लिए ये मजबूरी कहें या फिर इतने दिनों से जो कयास लगाए जा रहे थे उस पर सस्पेंस हटाना था, आज कांग्रेस ने वो सस्पेंस हटा दिया है और रायबरेली से एक नया चेहरा है इस बारी
रायबरेली से इस बार राहुल गांधी हैं। इसके अलावा अमेठी से इस बार एक नया चेहरा है जो कि है केएल शर्मा। बात अगर केएल शर्मा की करें तो मूलतः पंजाब के रहने वाले हैं। 1983 में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के साथ अमेठी पहुंचे। इसके बाद लगातार पार्टी के लिए काम करते रहे। गांधी परिवार की जो नजदीकियां हैं उनके साथ, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि राजीव गांधी की मौत के बाद से जब अमेठी सीट से गांधी परिवार का कोई सदस्य अगर चुनाव नहीं भी लड़ रहा तो केएल शर्मा वहां के जो कांग्रेस के सांसद हैं उनके लिए काम किया करते थे। केएल शर्मा बिहार में पार्टी के प्रभारी भी रह चुके हैं, साथ ही एआईसीसी और पंजाब कमेटी के लिए भी काम किया। बेहतरीन संगठन कार्यकर्ता के रूप में उनकी पहचान है और खास तौर पर हम ये माने कि जो भरोसा गांधी परिवार ने उन पर जताया और इतने सालों की मेहनत जो केएल शर्मा ने पार्टी को मजबूत करने में कहीं ना कहीं लगाई, उसका उन्हें ये तोहफा दिया गया या फिर कोई विवशता रही कांग्रेस की, इस पूरे सवाल पर मंथन अभी जारी है। और खास तौर पर अगर बात की जाए रायबरेली से राहुल गांधी का उतरना, क्या ये एक संदेश है कि कहीं ना कहीं इस सीट का जो गठजोड़ था, कहीं ना कहीं ये सीट ऐसा लग रहा था पार्टी आला कमान को उनके हाथ से ना चली जाए, तो उन्होंने यहां से रायबरेली से यानी कि राहुल गांधी को उतारा। हालांकि कयास अटकलें बहुत थी कि प्रियंका गांधी वार्ड भी लड़ सकती हैं, लेकिन इन सब पर फुल स्टॉप लगाते हुए रायबरेली से अब राहुल गांधी जो हैं वो चुनावी मैदान में। हालांकि वायनाड से भी वो चुनाव लड़ रहे हैं और ये भी बातें सामने आई कि भाई वायनाड में जब वोटिंग हो गई उसके बाद अब उन्होंने यहाँ पर पर्चा भरा है। शायद वायनाड का जो वोटिंग प्रतिशत है उसका इंतजार किया जा रहा था। और अमेठी और रायबरेली की जो सीट है ये कांग्रेस का गढ़ रही है। अमेठी में 2019 की अगर बात की जाए तो लोकसभा चुनाव में भाजपा की स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को करीब 50,000 से अधिक वोटों से हराकर ये सीट उनसे छीनी थी। तो कांग्रेस ने सस्पेंस खत्म किया है, मास्टर स्ट्रोक खेला है। केएल जो शर्मा है उन पर दांव खेला है। हमारे साथ विकास जुड़े हुए हैं। विकास, आखिरकार सस्पेंस खत्म हुआ है, लेकिन सवाल यही कि इतनी देरी क्यों? अगर रायबरेली से राहुल गांधी को ही उतारना था तो ये तो पहले भी हो सकता था। क्या व्यवस्था रही और इतना जो ये विश्वास है जताया गया, अगर अमेठी सीट की बात करें जहां से केएल शर्मा को उतारा गया है, कहीं ना कहीं एक मास्टर स्ट्रोक मान सकते हैं हम कांग्रेस परिवार की तरफ से? बिल्कुल, इससे मास्टर स्ट्रोक मान सकते हैं। ये सेल्फ गोल हो जाएगा, ये अभी कहना उचित नहीं होगा, ये तो परिणाम ही बताएंगे। क्योंकि आपको इस पूरी पृष्ठभूमि के पीछे के कारण बता देते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव हारने के बाद वो वहां पर लगातार गए नहीं। वहां पर हमने देखा कि बहुत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उनसे चले गए। दोबारा 22 में जब चुनाव होता है, 2022 में विधानसभा के चुनाव होते हैं, 10 में से 10 सीट पर ये जो गांधी परिवार का गढ़ कहा जाता था, एक भी सीट कांग्रेस के खाते में नहीं आती है। उसके बाद लगातार जिस तरीके से वहां परिस्थितियां बनती हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात है कि जीत की गारंटी ही नहीं मिल रही थी। जीतेंगे कैसे? कहीं ना कहीं यही डर सता रहा था। अगर अमेठी के मुकाबले रायबरेली को कांग्रेस ने एक सुरक्षित सीट माना, कार्यकर्ताओं का दबाव था, लड़ना ही था। मां की सीट पर राहुल गांधी चुनाव लड़ने आ गए। चूंकि अमेठी में केएल शर्मा को बनाया गया है उम्मीदवार, तो इसके पीछे लगातार देखते हैं कि एक लंबे समय से गांधी परिवार से जुड़े रहे हैं, सोनिया गांधी के सांसद प्रतिनिधि रहे, वो वहां पर लगातार काम किया। लेकिन एक मैं वाकया बताना चाहता हूं यहाँ पर। पहले वो राहुल गांधी के भी प्रतिनिधि हुआ करते थे, लगातार उनके साथ रहते थे, लेकिन वहां पर कार्यकर्ताओं के भारी विरोध के कारण उनको अमेठी से राहुल गांधी के समय ही छोड़ना पड़ा और सिर्फ वो रायबरेली के ही सोनिया गांधी के प्रतिनिधि रह गए। वहां पे चंद्रभान जी को वहां पर बनाया गया था। तो कहीं ना कहीं वहां पर इनको लेकर भी एक समय पे विरोध हो चुका है अमेठी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में ही। अब दोबारा जब वो सांसद के सदस्य के रूप में अपना नामांकन करेंगे लोकसभा चुनाव में, उसमें कार्यकर्ता किस तरीके से कांग्रेस की उनको स्वीकार करते हैं, क्योंकि उनकी पूरी उम्मीद थी, अभी तक कुछ ही पलों के पहले तक तैयारी थी कि राहुल गांधी आ रहे हैं, उनके रोड शो में शामिल होंगे कार्यकर्ता। अब केएल शर्मा चूंकि जाएंगे, पार्टी के कार्यकर्ताओं में किस तरीके का जोश होगा, किस तरीके से उल्लास होगा, ये देखने वाली बात होगी। वहीं रायबरेली की अगर बात करें, रायबरेली में सोनिया गांधी यहाँ पे सांसद थी। एक बड़ा अंतर था पहले जीत का, जो कम हो गया था 2019 में, क्योंकि पहले से सुरक्षित सीट ये ज्यादा मानी जाती है अमेठी से, इसलिए राहुल गांधी को सेफ साइड यहाँ पर उतारा गया है। जी
कहीं ना कहीं विकास, आप इस तरीके से ये बात को हम आगे ले जाएं, आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं सेफ जोन में राहुल गांधी को उतारा गया है, क्योंकि ये सीट उनकी मां की सीट थी, तो राहुल गांधी को इस बार अमेठी ना कह के रायबरेली से उतारा जाए। साथ ही साथ लखनऊ से हमारे साथ रामेंद्र सिंह भी जुड़ रहे हैं। रामेंद्र, आपसे ताज़ा जानकारी लेना चाहेंगे कि बड़े कयास लगाए जा रहे थे कि क्या राहुल गांधी ही अमेठी से फिर लड़ेंगे, या फिर उसके बाद कहा जाए अब केएल शर्मा को उतारा गया है अमेठी से। कहा जाए क्यों कांग्रेस पर हमेशा ये आरोप लगता रहा है वंशवाद का, परिवारवाद का, क्या कांग्रेस उससे बाहर निकलना चाहती थी या फिर राहुल गांधी को सेफ जोन में लाना चाहती थी? इससे पहले रामेंद्र जवाब दे, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह भी जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ विनोद मिश्रा हमारे कंसल्टिंग एडिटर। आपका दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है इस खास खबर पर आगे चर्चा के लिए। रामेंद्र, पूरी कीजिए अपनी बात। बिल्कुल, देखिए एक बड़ी बात है कि प्रियंका गांधी का नॉमिनेशन होगा, इस पर विराम लग गया। यानी प्रियंका गांधी जो चुनाव नहीं लड़ना चाह रही थी, पूरे देश में कैंपेनिंग करना चाहती थी, तो उसको उनको प्रमोशन दिया गया कि भाई आप कैंपेनिंग करिए, चुनाव न लड़िए। लेकिन दूसरी बात जो विकास कर रहे थे, अमेठी के लोगों ने, जो कार्यकर्ता है, उन्होंने धरना दे दिया था कि राहुल गांधी यहाँ से नामांकन करें, और सोनिया गांधी ने उनसे फोन पर बात की, जो वहाँ की जिलाध्यक्ष है, कि नहीं कोई पर्चा नहीं भरेगा तो सोनिया गांधी खुद पर्चा भरेंगी, इसलिए आप लोग वहां का तनाव खत्म करिए। लेकिन डिमांड राहुल गांधी की थी। किशोरी लाल शर्मा के साथ कार्यकर्ता कितना सामंजस्य बैठा पाएंगे? इनका पहला चुनाव है, क्या पिछले जो काम किया उसका दुष्परिणाम भी सामने आ सकता है, चुनाव में मजबूत होंगे? अभी तक जो देखा जा रहा है कि स्मृति ईरानी का जो काम है उस पर शायद किशोरी लाल शर्मा को थोड़ी मुश्किलें आए। वहां राहुल गांधी सेफ साइड जरूर है, लेकिन पिछली बार 1,60,000 से सोनिया गांधी चुनाव जीती थी, और ये लगातार अंतर कम हो सकता था। दिनेश सिंह मंत्री हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष उनके भाई हैं, एक विधायक भाई रहा है, तो पूरा जो रायबरेली का नेटवर्क है वो बहुत मजबूत है। तो राहुल गांधी के लिए यहाँ कोई कम चुनौती नहीं है, चुनौती यहाँ भी राहुल गांधी के लिए है। अगर ये राहुल वहां से लड़ते, जो कार्यकर्ता उम्मीद कर रहे थे, तो संगठन के लोगों को उनसे जुड़ाव था, तो ये बेहतर होता। लेकिन अब कांग्रेस की इंटरनल राजनीति क्या करेंगे आगे, प्रियंका के लिए कोई सीट ढूंढेंगे कि भाई राहुल गांधी वायनाड से जीते तो यहाँ छोड़ के जाए, ये भी परिस्थितियां हो सकती कि भविष्य की राजनीति कहां लेकर जाएगी। हमारे साथ विनोद मिश्रा साहब जुड़े हैं। विनोद जी, वो कहते हैं ना कि बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते, तो सवाल मेरा ये है कि अगर रायबरेली से राहुल गांधी को ही उतारना था तो इतनी देरी क्यों की, और अगर केएल शर्मा पर ही दांव खेलना था क्योंकि वो गांधी परिवार के नजदीकी माने जाते हैं और अमेठी में एक संगठन को मजबूत करने का कार्य सदियों से करते रहे हैं, तब इस फैसले को लेने में इतनी विवशता या फिर इतनी देर क्यों की गई? चल, आपने बहुत शानदार कहा, बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। तो रायबरेली आते आते हुजूर ने सच में बहुत देर कर दी है, और देर इसलिए कि आप ये देखिए कि अमेठी में जो अभी रामेंद्र बता रहे थे, विकास बता रहे थे, 5 बार के सांसद अमेठी से रहे हैं राहुल गांधी। अगर 5 बार के सांसद राहुल गांधी अमेठी से अपनी वो सीट और अपनी दावेदारी और अपनी पुश्तैनी सीट के कहने का जो भी उनका अपना ये होता है उनके परिवार का, वो छोड़ के रायबरेली जा रहे हैं, तो ये चौंकाने वाली बात है कि रायबरेली वो क्यों जा रहे हैं। नंबर 2, कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो रामेंद्र अभी आपको बता रहे थे कि रायबरेली में 2019 में सोनिया गांधी का जो विनिंग मार्जिन था वो अपने दौर के पिछले 6-7 बार के सबसे कम रहा था। इट मीन्स कि सोनिया गांधी का जो सबसे जो सुरक्षित और गांधी परिवार का जो लॉन्चिंग पैड यूपी में माना जाता है, रायबरेली और अमेठी, उसमें जनता में कहीं ना कहीं वो एक, आप समझिए कि वो दूरी बढ़ी है परिवार के साथ। लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि राहुल गांधी जो मैसेज देना चाह रहे थे लास्ट मोमेंट में, अब ये 12 बजे रात में कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये फैसला किया गया कि राहुल गांधी रायबरेली से लड़ेंगे और केएल शर्मा अमेठी से लड़ेंगे, तो ये मिडनाइट डिक्लेरेशन का क्या मतलब था? ये बात तो लोगों में थी कि प्रियंका गांधी भले ही कितनी भी कोशिशें कर ले, लेकिन गांधी परिवार अभी प्रियंका गांधी को राहुल गांधी के साथ में पैरेलल में वो नेतृत्व की जिम्मेदारी नहीं देना चाहती है, और ये फिर साबित हुआ। ये कहा जा रहा है, गांधी परिवार के जो मीडिया सुभेक्षु हैं वो कह रहे हैं कि ये सीधी सीधी बात ये है कि गांधी परिवार ये मैसेज नहीं देना चाहता था कि कम से कम एक ही परिवार के सारे लोग में एमपी बन गए हैं, या वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, सोनिया गांधी राज्यसभा से हैं, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी।
तो ये भी एक नैरेटिव दिया जा रहा है, लेकिन सीधी सवाल ये है कि प्रियंका गांधी अभी सुपर स्टार कैंपेनर ही रहेंगी, जो जयराम रमेश कहते हैं, और राहुल गांधी की जो भूमिका होगी वो फ्रंट पे राहुल गांधी की होगी, जो रायबरेली से उनको उतार के कांग्रेस ने एक मैसेज जरूर दिया है। चलिए, तो आप देखना विनोद जी, साथ साथ ये भी होगा, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। यहाँ हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद रामकृपाल सिंह भी हमारे साथ होंगे, वरिष्ठ पत्रकार, साथ ही साथ हमारे संवाददाता भी इस खबर पर लगातार हमारे साथ जुड़े रहेंगे, जिसमें हम आपको इस वक्त की बड़ी खबर लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं कि रायबरेली से इस बार राहुल गांधी को कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं अमेठी में मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए कांग्रेस ने इस बार KL शर्मा को प्रत्याशी बनाया है। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक ले, जल्द हाजिर होते हैं। तुझे तगड़ा इंसेंटिव मिला है, क्या प्लान है? सोच रहा हूँ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करूं। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना आसान हो गया है। पर कैसे? RBI रिटेल डायरेक्ट स्कीम में बिना ब्रोकर के आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपको आपकी पूंजी पर मिलेंगे रिटर्न्स। RBI पोर्टल पर जाइए, मुफ्त में अकाउंट खोलिए और अपने बैंक खाते से सीधे पैसे इन्वेस्ट कीजिए। सुरक्षित, आसान। रिटायरमेंट के बाद मैं भी यही इन्वेस्ट करूंगा। बहुत सही कह रहे हैं आप। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। मैं कैप्टन होता ना, ओपन कराता। अब हर कोई ओपन करेगा तो मैच कौन क्लोज करेगा? तो भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है और लगातार हम बड़ी खबर ट्रैक करते हुए कि जिस तरह से जिस सस्पेंस को लेकर हम कह सकते हैं आज कहीं ना कहीं से तोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है कांग्रेस परिवार। इसी पर हमारे साथ विशिष्ट मेहमान जुड़े हैं, साथ ही साथ हमारे जो सहयोगी हैं वो भी जुड़े हुए हैं। रामकृपाल जी, सबसे पहले आपके पास आते हैं। जिस तरह से KL शर्मा की अगर बात की जाए, क्या लगता है, आप इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, क्या सोच रही है अगर हम बात करें गांधी परिवार की, उन्हें अमेठी से उतारना? क्या कहीं ना कहीं वो ये समझ रहे थे कि इस सीट पर जो पिछली बार का अगर हम बात करें वोट प्रतिशत था या फिर जिस मार्जिन से राहुल गांधी हारे थे, कहीं ना कहीं ये डर कांग्रेस में था? देखिए, जो सवाल आप कर रही हैं और बाकी मित्रों ने जो अभी कहा है मैं उसको दोहराऊंगा नहीं। मैं केवल एक बात ये कह रहा हूं कि मैं किसी व्यक्ति को लेकर के इतना ज्यादा चिंतित नहीं रहता। मेरी चिंता होती है एक राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस जो रही वो क्या विकल्प के रूप में आज की तारीख में खड़ी है या नहीं। कांग्रेस की चिंता ये होनी चाहिए थी। लेकिन आज का जो फैसला है, जाहिर सी बात है जो कयास लगाए जा रहे थे वो पूरी तरह नहीं, लेकिन 50% तो सही हुए हैं। राहुल जी लड़ रहे हैं। कहना यह था कि परिवार जो है वो किसी न किसी रूप में सिंबॉलिक ही सही, उसका रिश्ता उत्तर प्रदेश से खत्म ना हो। इस तरह जैसे पिछली बार सोनिया जी जीती थी रायबरेली से कम एक सीट कहीं से उनको मिले या उत्तर प्रदेश में उनकी प्रेजेंस रहे। लेकिन मैं इसको दूसरे संदर्भ में देखता हूं। कांग्रेस आज जिस स्थिति में पिछले 10 वर्षों से है, कांग्रेस की चिंता ये होनी चाहिए थी कि वो पार्टी जो 60 साल तक इस देश पर राज की, उसका संगठन कैसे मजबूत हो, वो पार्टी कैसे रिवाइव करे। बजाय इसके ये मैसेज जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी की चिंता पार्टी संगठन नहीं, कांग्रेस पार्टी नहीं, उसकी चिंता सिर्फ सोनिया और गांधी परिवार है। इतना ज्यादा उस पर चर्चा हो करके तमाम, और आज जब आखिरी दिन है डर के मारे, तो इसका संदेश क्या जाएगा। पहली बात तो ये देखिए, वायनाड के लोग क्या सोचेंगे। हालांकि राहुल जी कह चुके हैं कि वो वायनाड सीट पर कायम रहेंगे। इसका मतलब अगर वो जीत भी जाएंगे तो रायबरेली छोड़ देंगे और या आप वायनाड छोड़ेंगे। तो आप ये बताइए कि मतदाता
सिर्फ इसलिए आपको वोट देगा कि आप गांधी परिवार के हैं और उनका आप का एक नाम हो। कांग्रेस कहीं विकल्प के रूप में दिख नहीं रही है। मेरा इतना ही कहना है कि जब किसी पार्टी में व्यक्तिगत, जिसको कहते हैं ना, व्यक्तिगत स्ट्रेंथ जो होती है वो पार्टी से बड़ी हो जाती है, तो आप समझ लीजिए कि पार्टी के दिन बुरे आने वाले हैं। इंडिविजुअल स्ट्रेंथ शुड नॉट बिकम द वीकनेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और कांग्रेस जो भी ये कर रही है आज जिस तरह से, आप पहले से आप डिक्लेयर करते, सारा कयास लगा के अगर 1 या 2 सीट आप उत्तर प्रदेश में जीत भी जाएंगे तो उससे कांग्रेस का रिवाइवल होगा क्या? मैं हमेशा इस बात का पक्षधर हूं, कांग्रेस पार्टी पर ध्यान दिया जाना चाहिए, परिवार और व्यक्ति पर नहीं। ये मोदी बहुत पहले बीजेपी में कहते रहे हैं कि मेरी ताकत पार्टी की कमजोरी नहीं होनी चाहिए, और अगर यही कांग्रेस आज सीख गई होती तो कांग्रेस आज बेहतर करती। मेरी शुभकामनाएं हैं, जरूर लड़े, लेकिन मैं हमेशा जब कांग्रेस की बात आएगी तो मैं कांग्रेस पार्टी के बारे में पहले सोचूंगा, किसी व्यक्ति, किसी नाम, किसी परिवार को के बारे में बाद में। अगर वो व्यक्ति इतना बड़ा है कि वो कांग्रेस पार्टी को फिर से रिवाइव करके बतौर विकल्प पेश कर सकता है आज एनडीए के सामने, तो मैं मानता। लेकिन उस उत्तर प्रदेश में आप 17 सीटों पर लड़ रहे हैं, जिस उत्तर प्रदेश में मतलब 1/4 भी नहीं, आप सोचिए, और उसमें भी सस्पेंस बना करके कि राहुल जी अमेठी नहीं अब रायबरेली से लड़ेंगे। तो सवाल मतदाता क्या, मतदाता बहुत चालाक है, बहुत जानकार है। आपका उद्देश्य क्या है? मतदाता इसलिए नहीं है कि वो आपका नाम और गांधी परिवार के लिए हमेशा माला जपता रहेगा। आज वो देश की समस्याएं, अपनी व्यक्तिगत समस्याएं, राष्ट्रीय समस्याएं, सामाजिक आर्थिक विषयों से, उन विसंगतियों से जूझ रहा है। उसका कोई विकल्प आप लेके आए तो आपको मानेगा। जी, यहाँ हमारे साथ रायबरेली से विकास भी जुड़े हुए हैं। विकास, यहाँ मैं आपके पास आना चाहूँगी। कांग्रेस का नारा है हाथ बदलेगा हालात, लेकिन हालात तो हमें लगातार दिख ही रहे हैं कांग्रेस के कि किस तरफ जा रहे हैं। जब आज रायबरेली से अब राहुल गांधी को सेफ जोन में उतार दिया गया है, साथ ही केएल शर्मा को अमेठी से उतारा गया है, आगे जब नामांकन भरने की प्रक्रिया होगी वो किस तरीके से चलेगी? और कहा जा रहा है कि फुर्सतगंज एयरपोर्ट पे सभी मिलने वाले हैं। जी बिल्कुल, फुर्सतगंज एयरपोर्ट पे उतरेंगे और उसके बाद से सीधे भूएमओ गेस्ट हाउस जाएंगे, जो इनके परिवार का ही गेस्ट हाउस है। यहीं पर सारी रणनीति तय होती है इनकी। इसके बाद से राहुल गांधी नामांकन के लिए जाएंगे रायबरेली में। जिला कलेक्टर जहां पे नामांकन ऑफिस है, माना जा रहा है कि कांग्रेस कार्यालय तिलक भवन है, तिलक भवन से लेके अस्पताल चौराहे होते हुए वो पहुंचेंगे। ये एक छोटा सा रोड शो भी आयोजित किया जाएगा। वहीं जो तैयारी थी अमेठी में, अमेठी के कार्यकर्ताओं को अब इससे क्या असर पड़ेगा वो अभी कुछ देर में नजर आने लगेगा कि कितनी निराशा है, क्योंकि उनको पूरी तैयारी थी, पूरी उम्मीद थी कि राहुल गांधी वहां पे आ रहे हैं, और रायबरेली वालों को लग रहा था कि प्रियंका गांधी आ रही हैं। प्रियंका गांधी के चुनाव न लड़ने के पीछे एक और कारण भी हो सकता है कि हमने देखा 2022 में जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होते हैं, प्रियंका गांधी यहाँ की प्रभारी रहती हैं, उनको चेहरा बनाकर उतारा जाता है। उसके बाद इतनी बड़ी नाकामी उत्तर प्रदेश में मिलती है प्रियंका गांधी के नेतृत्व में, तो सबसे बड़ी बात होती है, जो कांग्रेस मानती है कि सबसे बड़ा उनका ट्रम्प कार्ड था, जब वही फेल हो गया, तो उसके बाद प्रियंका गांधी को कहीं ना कहीं एक आत्मविश्वास की बात थी कि वो अब चुनाव लड़ेंगी। और सबसे बड़ा एक डर, ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है था कि आगे उनका कैरियर क्या होगा। अगर उनकी लॉन्चिंग ही खराब हो गई, उनकी शुरुआत ही खराब हो जाएगी, तो आगे का भविष्य क्या होगा। तो अभी फिर से जो है कह रहे हैं वो पत्ता रोक लिया गया है और राहुल गांधी को एक बार उपस्थिति के लिए उत्तर प्रदेश में लाया गया है। चूंकि जो जैसे कि बात हो रही थी कि उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी होने के बावजूद भी मात्र 17 सीटों पर ही चुनाव लड़ रहे हैं, तो अपने आप को इसी पर आगे बात करते हैं विनोद जी से। विकास, आप बहुत सही बात कह रहे हैं। विनोद जी, इंडी गठबंधन के तहत उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो एक वॉकओवर दिया सपा ने, यहाँ दोनों ही जो सीटें थी वहां से अपना कोई प्रत्याशी नहीं उतारा। हालांकि इन दोनों जो विधानसभा क्षेत्र में उसमें सपा की स्थिति बेहद मजबूत है। इस तरह अब लास्ट मिनट जिस तरह से फैसला लिया गया, क्या संदेश इंडी गठबंधन की ओर जाता हुआ? अचल, मैं थोड़ा सा आपके सवाल में वैल्यू एडिशन कर दूं कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के लिए हमेशा से, चाहे वो सपा बसपा का अलायंस रहा हो या ना रहा हो,
इन दोनों सीट पे ये दोनों पार्टियां, रीजनल पार्टियां, कभी भी अपना कैंडिडेट नहीं देती थी। ये एक तरह से उनके लिए एक बनता था, बीजेपी के साथ में लड़ाई में एक उनको एक मार्जिन देता था कि सपा और बसपा के कैंडिडेट सोनिया गांधी और रायबरेली से और अमेठी से राहुल गांधी के लिए अपना कैंडिडेट नहीं देता था, लेकिन इस बार बसपा ने दोनों जगह कैंडिडेट दिया है। अभी कम से रामकृपाल जी जो बात कह रहे थे वो बात समझने की जरूरत है कि बहुत शानदार उन्होंने अंडरलाइन किया है इस चीज को कि कांग्रेस पार्टी में दिक्कत क्या है। आप ये देखिए कि रायबरेली के लोकल कैंडिडेट दिनेश सिंह है भाजपा के, और अमेठी में अभी स्मृति ईरानी ने अपना घर बना लिया है, और वो घर बना के आप ये सोचिए कि वहां जिस तरह से लोगों से मिल रही है, लोगों से जिस तरह से संवाद कर रही है, लोगों के हर दुख सुख में वो साथ में खड़ी रहती है, तो ये अमेठी से अब राहुल गांधी का वहां पे फिर जाना 5 साल के बाद और ये कहना कि ये हमारी परंपरागत सीट है और हम इस सीट पे दोबारा आए हैं, तो शायद लोग विश्वास नहीं करते। लेकिन रायबरेली में जाना जो राहुल गांधी का है, वो जानते हैं कि ये दिनेश सिंह जो है वो कभी उनके ही परिवार के एक कार्यकर्ता हुआ करते थे। ये रायबरेली में कांग्रेस के छोटे कार्यकर्ता से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी दिनेश सिंह। इसके बाद सपा में भी गए, बसपा में भी गए और लास्ट में वो बीजेपी में आए और 2019 में उनको बीजेपी ने टिकट दिया। और इतनी मजबूती से उन्होंने वहां पे लड़ाई लड़ी कि आप ये देखिए कि सोनिया गांधी सिर्फ 1,20,000 वोटों से जीत पाई और यूपी में सिर्फ अकेला एक रायबरेली सीट थी जहां कांग्रेस परिवार ने, कांग्रेस पार्टी ने अपनी सीट ले पाई थी। 1 मिनट में अपनी बात पूरी कर दूं। जो रामकृपाल जी कह रहे थे वो दिक्कत कमोबेश सब जगह है। ये सब जगह इसलिए है कि संगठन के नाम पे, कार्यकर्ता के नाम पे अगर आप यूपी में ढूंढने जाएंगे तो आपको कहीं नहीं मिलेगा। अगर 80 लोकसभा सीट से आते आते कांग्रेस अगर 17 सीट पे सिमट जाती है तो आप इस बात का कम से कम कल्पना कर सकते हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ता और कांग्रेस के संगठन पूरे यूपी में कहां है। और ये पिछले 30 साल से अगर ये पूरा कांग्रेस पार्टी किसी न किसी पार्टी के कभी 2 लड़के साथ हैं, कभी मायावती के साथ हैं, तो आप जब ये साथ रहते हुए चलते हैं तो आपका कम से कम वजूद वहां नहीं खड़ा होता है। तो ये बात दिक्कत कांग्रेस पार्टी में है। अब ये देखना रायबरेली में होगा कि राहुल गांधी जब वापस आए हैं और जब अपने उस सीट पे अपनी पुराने राजीव गांधी से लेके, नेहरू जी से लेके, इंदिरा जी से लेके और उस सारे परंपराओं को अपने परिवार को जोड़ेंगे, वो कितना कनेक्ट कर पाता है ये देखने की बात बिल्कुल। है। रायबरेली की राय बदलती है या राय वही रहती है, ये बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल आचार्य, यहाँ रामकृपाल जी के पास भी आना चाहेंगे। रामकृपाल जी, अगर इन्हीं 2 सीटों पर रहें अभी हम, तो चुनाव की तैयारियां आज से तो हो नहीं रही, चुनाव की तैयारियां पिछले कुछ महीने से हो रही है। आखिरकार उस तिथि पर आना जहां नामांकन का आज आखिरी दिन हो तो संशय की स्थिति पैदा करता है। साथ ही साथ कुछ मुख्य मेजर मुद्दे ऐसे रहे हैं जैसे कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो, या फिर आर्टिकल 370 को हटाना हो, या फिर जिस तरीके से अर्थव्यवस्था मजबूत होती जा रही है वो भी एक अच्छे संकेत है। कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि कांग्रेस में डर का संदेश भी दिख रहा है। निश्चित रूप से। और पहली बात, विनोद भाई ने बहुत अच्छी बात ढंग से रखी है, मैं एक बात उसमें और जोड़ूंगा। कल्पना कर लीजिए कि आप और मैं दोनों, हम लोग रायबरेली के मतदाता हैं। हम जब वोट डालने जाएंगे तो क्या हम इसलिए वोट डाल रहे हैं 1 महीने के सांसद के लिए या 5 साल के सांसद के लिए? खुद राहुल जी इस बात को बताएं कि वो वायनाड से इस्तीफा देंगे या रायबरेली से इस्तीफा देंगे। देखिए, आज की तारीख में वोट बहुत वैल्यूएबल चीज है। जो भी उस अंगुली में स्याही लगाता है ना, वो सोचता है। अब अगर आप जिस तरह का राहुल जी का रिश्ता वायनाड से है और कहीं ना कहीं ये बात आ रही है कि ये एक रायबरेली से सिंबॉलिक लड़ाई होगी, जीतने के बाद उनको इस्तीफा देना है, चाहे वो रायबरेली से दे या वायनाड से। 99% वो रायबरेली से इस्तीफा देंगे। क्या रायबरेली की जनता 1 महीने के लिए कोई अपना सांसद चुनने जा रही है? ये भी सवाल वहां आएगा। रही बात दूसरे, जितनी बातें आपने कही हैं वो तो सब बातें उस पर बहस हो चुकी है, प्राण प्रतिष्ठा में न जाना और जिस तरह की बात। लेकिन अभी अभी जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया है वो, मैं ओवरऑल अगर आप देखिए तो वो 70s के कम्युनिस्टों का मैनिफेस्टो है, 70 के दशक का। उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टियां भी पूंजीवाद की राह पे चली गई। चाइना ने भी कैपिटलिज्म की राह पकड़ ली, रसिया ने पकड़ लिया, क्यूबा एक अकेला बचा हुआ था, वो भी चला गया। तो आज की तारीख में
इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी एज में, 5G की एज में आप 70s का लेके आ रहे हैं, जो एंटी रिफॉर्म जिसको कहते हैं वो कतई सफल नहीं होगा, क्योंकि दुनिया जो है, जो इकोनॉमिक राह है पूरी दुनिया की, वो प्रो रिफॉर्म है। वहां पे एंटी रिफॉर्म कोई भी चीज लेकर के, तो मैं ये कहूंगा कि कांग्रेस के सामने सिर्फ इसलिए राहुल जी वोट पड़े कि वो राजीव गांधी जी के बेटे हैं, इंदिरा जी परिवार, नेहरू जी परिवार, इतना इमोशनल कार्ड अगर चल जाएगा तो ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि आज हम लोग भावुक हैं, लेकिन जो जमीनी सच्चाई है, रामकृपाल जी आपने बहुत सही कहा, हम भावुक है, लेकिन आज का मतदाता या जनता जनार्दन जागरूक भी है। और आखिरी सवाल रामेंद्र से। रामेंद्र, कहते हैं ना कि अपनी अपनी डफली अपना अपना राग। जिस तरह से इंडी गठबंधन की अगर बात की जाए और खास तौर पर इन 2 सीटों का अगर हम जिक्र करते हैं, तो बहुत सी बातों से जो तमाम इंडी गठबंधन के सदस्य हैं वो कांग्रेस से नाराज हैं। बात हम महबूबा मुफ्ती की कर लें, हम यहाँ पर ममता बनर्जी का जिक्र करें। ऐसे में जब इन 2 सीटों पर मतदाता वोट डालने जाएगा, जिसका जिक्र रामकृपाल सिंह ने भी किया, साथ ही साथ विनोद मिश्रा जी ने भी किया, उसके मन में मुद्दे हावी रहेंगे या फिर ये इमोशनल कार्ड जो लगातार खेलता है कांग्रेस का आला कमान हमेशा से? तो कहीं ना कहीं कहा जाए आंचल कि ये जो 2 सीट थी वो कांग्रेस के प्रतिष्ठा की सीट थी, पारंपरिक सीट थी। अब उससे उसके जो नामांकन के जो नाम थे उस पर पर्दा हट चुका है। राहुल गांधी और केएल शर्मा जो है, अब केएल शर्मा अमेठी से और राहुल गांधी रायबरेली से। देखना ये होगा आंचल, जिस तरीके से आप कह रही हैं कि चेहरे हावी रहेंगे या मुद्दे हावी रहेंगे, ये तो जनादेश तय करेगा। बिल्कुल, और ये जनता का जो आदेश है इसके आगे सबको सर झुकाना पड़ता है। लेकिन हम तमाम जो हमारे पैनलिस्ट जुड़े थे और साथ ही साथ हमारे सहयोगी, हम उनको धन्यवाद देना चाहेंगे। लेकिन नया सवेरा में खबरों पर कोई ब्रेक नहीं है, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक है, उस पार आकर भी बात करेंगे 24 की चुनौती से जुड़ी हुई। जुड़े रहिए नया सवेरा के साथ। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए SMS या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। समझकर इन्वेस्ट कर। शुक्ला बता रहा था आपके बाबूजी ने जायदाद का कुछ हिस्सा नौकर के नाम कर दिया। अब नौकर हर काम अपना घर समझ के करेगा। समरकूल, जो हर दिल करे कबूल। बहाना नंबर 11, नींद पूरी करने का डे। बहाना नंबर 28, ट्रिप पर जाने का डे। 39, बिंज वॉच ऑल सीजन्स। 65, घर की सफाई का डे। एक वोट ना डालने से क्या होगा? और सबसे बड़ा बहाना, isn't it a holiday today? हॉलिडे? 101 बहाने हैं वोट ना डालने के, पर इस चुनाव के पर्व में एक ही रीजन काफी है वोट डालने का। वो है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, देश और हमारे फ्यूचर के लिए। तो चलो सब मिलकर मनाते हैं इस चुनाव के पर्व को गर्व के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं नया सवेरा और लगातार हम आपको खबरों से अपडेट कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। 24 की चुनौती में देखते हैं आगे क्या खबरें हैं। बिल्कुल, तो 7 तारीख को होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान लगातार तेज हो रहा है। बढ़ते तापमान के साथ चुनावी पारा भी चढ़ता जा रहा है। बात करें केंद्र की सत्तारूढ़ पार्टी की, तो बीजेपी के स्टार प्रचारक अपने चुनावी भाषणों को और धार देने में जुटे हैं। खुद प्रधानमंत्री रोजाना 1 से ज्यादा जनसभाएं कर रहे हैं और आज प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल के साथ साथ झारखंड का सियासी तापमान बढ़ाएंगे। आज उनकी ममता बनर्जी के गढ़ बंगाल में 3 रैलियां हैं। बीजेपी ने ममता बनर्जी की अगुवाई वाली तृणमूल कांग्रेस को पिछले चुनाव में 18 सीट जीतकर बड़ा झटका दिया था। पहली रैली सुबह 11 बजे बर्धमान में, दूसरी रैली दोपहर 1:15 बजे कृष्णानगर और दोपहर 2:30 बजे बोलपुर में तीसरी रैली होनी है। तो
तो बंगाल में आज सियासी पारा चढ़ने वाला है और पश्चिम बंगाल में चुनावी हुंकार भरने के बाद प्रधानमंत्री झारखंड का रुख करेंगे। यहाँ सिंहभूम में शाम 5 बजे उनकी रैली होगी। ये सीट हार जीत से ज्यादा प्रतिष्ठा का केंद्र बन गई है। इसकी वजह है गीता कोड़ा। कांग्रेस की मौजूदा सांसद होने के बावजूद भाजपा की टिकट पर गीता कोड़ा मैदान में उतरी है। दूसरी ओर कांग्रेस से सीट लेने की वजह से जेएमएम को भी अग्नि परीक्षा से गुजरना है। सिंहभूम लोकसभा में आने वाली सभी 6 विधानसभा सीटें विपक्षी गठबंधन के पाले में है। जेएमएम ने सारे समीकरणों को देखने के बाद कोल्हान की अपनी कद्दावर नेता जोबा मांझी को गीता कोड़ा के सामने खड़ा कर दिया है। यहां आपको बता दें कि 13 मई को मतदान होना है। तो बंगाल, झारखंड, इन दोनों राज्यों में आज प्रधानमंत्री चुनावी हुंकार भरने वाले हैं। साथ ही साथ जीत का मंत्र देने वाले हैं कि कौन कौन से ऐसे मुख्य मुद्दे होंगे जिसको लेके प्रधानमंत्री आज जो है चुनावी मैदान में उतरेंगे। साथ ही साथ वोटरों से अपील करेंगे, जनता से अपील करेंगे कि उनकी पार्टी को तीसरी बार जनता जितवा कर केंद्र में लेकर आए। तो बंगाल से के बोलपुर से संवाददाता ओपी यादव जुड़ रहे हैं और झारखंड के सिंहभूम से निशांत राय हम तक तमाम जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। साथ ही साथ कृष्णानगर से भी जुड़ रहे हैं विशाल बैरिस्टो। आप तीनों को सुप्रभात। सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूँगी विशाल, कृष्णानगर सीट जो है कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण सीट है। आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ आएंगे तो हमने देखा है पश्चिम बंगाल लगातार हिंसा का शिकार रही है, हिंसा की घटनाओं का शिकार रही है। फिर संदेश खाली की बात की जाए, इससे पहले भी प्रधानमंत्री कृष्णानगर पहुंचे थे जहां संदेश खाली की महिलाओं से भी उन्होंने बात की थी। अब जब प्रधानमंत्री कृष्णानगर आ रहे हैं और चुनावी शंखनाद करने वाले, चुनावी हुंकार भरने वाले, कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसे प्रधानमंत्री आज जनसभा में रख सकते हैं? विशाल हमारे साथ कुछ देर में जुड़ेंगे। हमारे साथ ओपी यादव बोलपुर से जुड़े हुए हैं। ओपी, अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल की, ममता का गढ़ है, यहाँ पर सेंध लगाने की तैयारी है और कैसे प्रधानमंत्री जो कि एक स्टार प्रचारक हैं उनकी इस रैली को लेकर वहां पर जो मतदाता हैं उनमें उत्साह है? लोकतंत्र के इस महापर्व में भागीदारी निभाने के लिए पश्चिम बंगाल के लोग भी पूरी तरह तैयार है। आगामी 7 मई को देश के 94 सीटों पर देश के 13 राज्यों की लोकसभा सीटों पर मतदान होना और उन्हीं में पश्चिम बंगाल की भी 4 लोकसभा सीटें शामिल है। तो निश्चित तौर पर यह राज्य न केवल राजनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है बल्कि यूपी और महाराष्ट्र के बाद तीसरे नंबर लोकसभा सीटों के क्रमांक में 42 सीटें लेकर ये राजनीतिक दृष्टिकोण से भी काफी महत्वपूर्ण है। और यही वजह कि पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न केवल चुनावी शंखनाद कर रहे हैं बल्कि चुनावी रैलियों के जरिए भाजपा प्रत्याशियों को जीताने के लिए जीतोड़ मेहनत भी कर रहे हैं। आज बोलपुर में प्रधानमंत्री एक रैली को संबोधित करेंगे और वहां पर जो अभी टीएमसी के सांसद वर्तमान में मौजूद है और बीजेपी के पिया शाह जो सांसद हैं वो प्रत्याशी बनी हुई हैं और निश्चित तौर पर वो अपनी जीत के लिए प्रधानमंत्री का न केवल सहारा ले रही है बल्कि जो केंद्र की योजनाएं और उनके विकास के वादे के साथ चुनावी प्रचार में भी लगातार लगी हुई है। इस क्षेत्र की बात करूं तो यह रविन्द्रनाथ टैगोर की कर्मभूमि रही है, शांति निकेतन यहाँ पर है। तो इस राज्य का नाम न केवल भारत बल्कि दुनिया भर में विख्यात है। तो यह राजनीतिक के साथ साथ सांस्कृतिक रूप से भी काफी चर्चित शहर है। यही वजह कि यहाँ सियासी पारा जितने चरम पर है उसी तरह तापमान भी काफी तेजी से बढ़ रहा है। यहाँ पे 41 टेम्परेचर दिन में हो जाता है। तो बहुत सियासी गर्मी और राजनीतिक गर्मी के साथ साथ सूरज की गर्मी भी काफी तेज और तपिश के साथ लोगों को अपना प्रभाव डाली है। लेकिन जिस तरह से मतदाताओं और लोगों में जोश जज्बा और जुनून यहाँ देखने को मिल रहा है चुनावी प्रचार के दौरान, उससे निश्चित तौर पर पता चलता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो रैली है उसको लेकर न केवल लोग उत्साहित है बल्कि उनके उद्बोधन को सुनने के लिए पूरा तल्लीनता के साथ यहाँ रैली स्थल पर पहुंच रहे हैं। जी, यहाँ हमारे साथ निशांत राय भी जुड़ रहे हैं झारखंड से। निशांत, यहाँ आपसे पूछना चाहेंगे कि भाजपा ने गीता कोड़ा पर इस बार अपना विश्वास जताया और गीता कोड़ा अगर बात करें साल 2019 की तो कांग्रेस की प्रत्याशी थी और साथ ही उन्होंने कांग्रेस से यहाँ सीट दर्ज की थी, जीत दर्ज की थी। वहीं अगर बीजेपी की बात करें तो झारखंड में हालांकि उनको अधिकतम सीटें आई थी 2019 में, लेकिन गीता कोड़ा एक ऐसा कैंडिडेट थी जो कांग्रेस से उम्मीदवार थे और उन्होंने जीता था। इस बार गीता कोड़ा भाजपा के साथ है, तो क्या दिख रहा है समीकरण? देखिए, अगर बात करें सिंहभूम की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ शाम को 5 बजे के आसपास पहुंचेंगे। रही बात गीता कोड़ा की, तो गीता कोड़ा पिछली बार 2019 में जब मोदी लहर चली थी पूरे देश भर में, उसके बावजूद ये सीट निकालने में कामयाब हुई थी। इस सीट के अगर राजनीतिक समीकरण को समझा जाए तो अनुसूचित जाति की सीट है और यहाँ संथाल और ओहो जाति जो है उनके बीच फाइट देखने को मिलती है। चूंकि मधु कोड़ा का ये राजनीतिक क्षेत्र रहा है, ऐसे में गीता कोड़ा के साथ मधु
कोड़ा का जो नाम है वो यहाँ पर काफी प्रभावी रहता है। और गीता कोड़ा जब इस बार बीजेपी की तरफ आई हैं तो दूसरी तरफ से मांझी को टिकट दिया गया है, जो कि कद्दावर नेता रही हैं, लगातार मंत्री रही हैं। जो लड़ाई है इस सीट पर काफी टफ मानी जा रही है, इंडी गठबंधन वर्सेस बीजेपी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहां पर आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि यहां के जो सियासी तापमान है वो और ज्यादा बढ़ गया है। और सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री यहां पर आने के बाद भाषण के अलावा दो विशेष कार्य हैं। एक, युवा मतदाताओं से वो यहां पर मुलाकात करेंगे और साथ में लाभार्थी महिलाओं से वो यहां पर मुलाकात करेंगे। आप समझ सकते हैं जिस तरीके से बीजेपी आधी शक्ति को लेकर आगे चल रही है, केंद्र सरकार ने चाहे आरक्षण की बात की जाए, महिला आरक्षण की बात की जाए, या तमाम मुद्दों पर महिलाओं का जो सशक्तिकरण के लिए काम किया है उसका असर आज यहां पर रैली में देखने को मिलेगा। तो दूसरी तरफ युवा मतदाताओं से अगर प्रधानमंत्री मिल रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि उनके मुद्दों पर उनके साथ चर्चा करेंगे और इसका असर भी देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि आज प्रधानमंत्री का ये दौरा जो है गीता कोड़ा के लिए काफी लाभदायक होने वाला है। इसके साथ साथ सिंहभूम से प्रधानमंत्री खूंटी के लिए भी जो है मतदाताओं से अपील करेंगे। खूंटी एक ऐसी सीट है जो कि बेहद हाई प्रोफाइल है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा जो है यहां से उम्मीदवार हैं और सबसे बड़ी बात है कि कृषि जैसा अहम मंत्रालय वो संभाल रहे हैं। और खास तौर पे जिस तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो तमाम मंत्री हैं और बात की जाए उसका जो सियासी इस वक्त सफर है, कहीं ना कहीं वो सवालिया निशान के घेरे में है जब हम बात भ्रष्टाचार की करते हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन हमारे साथ कृष्णानगर से हमारे एक और सहयोगी विशाल बैरिस्टो भी जुड़े हुए हैं। विशाल, कृष्णानगर वो जगह है जहां पर हमने देखा था कि प्रधानमंत्री ने कई जनसभाएं की और खास तौर पर जो महिलाएं हैं वहां पश्चिम बंगाल की, उनके साथ संवाद किया। आज भी प्रधानमंत्री वहां से हुंकार भरने वाले हैं। किस तरह का चुनावी माहौल आप वहां पर देख रहे हैं ममता के गढ़ में? देखिए आंचल, सबसे पहले आपको और भावना को सुप्रभात। बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। प्रधानमंत्री आज यहाँ पर रैली जरूर कर रहे हैं और प्रधानमंत्री 3 रैलियां कर रहे हैं पश्चिम बंगाल में। अगर मैं कृष्णनगर की बात करूं तो कृष्णनगर में एक इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट देखने को मिल रहा। महुआ मोइत्रा जो अपनी लोकसभा की मेंबरशिप हो चुकी कैश फॉर क्वेरी केस के अंदर, वो फिर से तृणमूल के टिकट पर चुनाव में मैदान में है और उनका सामना करने के लिए बीजेपी ने यहाँ की पूर्व महारानी जो कभी स्टेट था कृष्णनगर, अमृता रॉय को मैदान में उतारा है। तो अगर हम महिला आरक्षण की बात करते हैं तो दोनों ही पार्टियों ने फीमेल कैंडिडेट्स को उतारा है। ये इंटरेस्टिंग बैटल रहेगा इसलिए क्योंकि महुआ मोइत्रा अपनी फायरी स्पीचेस के लिए जानी जाती हैं, जबकि अमृता रॉय पहली बार चुनाव में उतर रही हैं। लेकिन कृष्णानगर के लोगों के बीच में उनकी छवि काफ़ी अच्छी है, उनको काफ़ी इज्जत मिलती है, बहुत प्यार मिलता है और कृष्णानगर स्टेट रहा हुआ है यहाँ पर। तो एक जो राजघराने का इम्पैक्ट होता है वो इस जगह पर साफ देखा जा सकता है। जी विशाल, तो कहीं ना कहीं कृष्णानगर वो सीट है, क्योंकि आपने बात करी तृणमूल कांग्रेस की, यहाँ से फिर से एक बार महुआ मोइत्रा को उतारा गया है, तो टीएमसी के लिए तो प्रतिष्ठा की सीट है। और बात करें अगर भाजपा की, तो तुरुप का इक्का महारानी के तौर पर काम आएगा या नहीं आएगा, ये तो देखा जाएगा जब जनता जनार्दन वोट करने के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंचेगी। फिलहाल आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। निशांत आपका झारखंड से, विशाल कृष्णानगर से आपका, और साथ ही साथ हमारे साथ और भी जो संवाददाता जुड़ रहे थे उनका भी। महुआ मोइत्रा जब संदेश खाली होता है तो वहाँ पर चुप रहती है। देखते हैं कि अगर कृष्णानगर से दोबारा सांसद के तौर पर जीतती है तो क्या महिलाओं के लिए कुछ काम करेंगी भी या नहीं। खैर, वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार भी खबरों का दौर जारी रहेगा। आप जुड़े रहिए नया सवेरा के साथ। मेरे पापा का लाखों का हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम पूरा रिजेक्ट हो गया, लेकिन कुछ ही दिनों में पॉलिसी बाजार ने हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से हमारा क्लेम फिर से रिव्यू करवाया और क्लेम का सारा पैसा हमारे अकाउंट में आ गया। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहाँ दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। तुम्हें पता है
इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत और अब देखते हैं खबरें स्पोर्ट्स ट्रैक से फटाफट अंदाज में। IPL में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। IPL में ही गुरुवार को खेले गए रोमांचक मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद ने राजस्थान रॉयल्स को 1 रन से हरा दिया। ये IPL इतिहास की सबसे कम अंतर से जीत रही। ASBC एशियन अंडर 22 यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत के 7 मुक्केबाजों ने सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। अमेरिका के टेनिस खिलाड़ी टेलर फ्रिट्ज और रूस के आंद्रे रूबलेव आज मेडवेड ओपन के सेमीफाइनल में कोर्ट पर उतरेंगे। मेड्रिड ओपन के पुरुष वर्ग के कन्या सेमीफाइनल में कनाडा के 23 वर्षीय फेलिक्स ऑगर का सामना चेक खिलाड़ी जिरी लेहेका से होगा। और खबरें से जगत से अंदाजे बयां रहेगा फटाफट। हंसल मेहता और प्रतीक गांधी फिर एक साथ आएंगे नजर। दोनों इस बार गांधी वेब सीरीज के लिए साथ आए हैं। इस फिल्म में कई विदेशी हॉलीवुड सितारे भी नजर आने वाले हैं। इसमें सबसे बड़ा नाम है हैरी पॉटर स्टार टॉम फेल्टन का। अजय देवगन की बेटी नीसा और अक्षय कुमार के बेटे आरव भाटिया फिर एक साथ पार्टी करते आए नजर। पार्टी की तस्वीरें हो रही हैं तेजी से वायरल। साउथ सिनेमा के फेमस निर्देशक प्रोड्यूसर SS राजामौली ने की नई एनिमेटेड सीरीज की घोषणा। सीरीज बाहुबली यूनिवर्स का है हिस्सा। 7 मई को OTT प्लेटफॉर्म Disney+ हॉटस्टार पर रिलीज की जाएगी। जॉली LLB 3 की शूटिंग शुरू। कॉमेडी कोर्टरूम ड्रामा फिल्म जॉली LLB 3 का नया वीडियो सोशल मीडिया पर छाया, जिसमें अक्षय कुमार और अरशद वारसी एक साथ आ रहे हैं नजर। शाहिद कपूर स्टारर फिल्म फर्जी में अपनी एक्टिंग के लिए प्रसिद्ध अभिनेता भुवन अरोड़ा ने अपनी अगली प्रोजेक्ट फिसुद्दी की शूटिंग शुरू कर दी है। बात मिजाज मौसम की करते हैं, जहां केरल में 6 मई तक सभी स्कूल और कॉलेज बंद रहने वाले हैं। ये बढ़ते तापमान के कारण केरल सरकार ने जो आदेश जारी किया है, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के साथ बैठक करने के बाद सरकार ने ये अहम फैसला लिया। लोगों से अपील की कि वो तटीय क्षेत्र के लोग जो हैं वो कम से कम बाहर निकलें। इसके अलावा प्रशासन से जंगलों में लगने वाली आग को रोकने के लिए सावधानी बरतने के लिए कहा गया। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा कि लोग खासतौर पर सुबह 11 बजे से लेकर 3 बजे दोपहर तक लंबे समय तक के लिए सीधा धूप से बचें। पुलिस, सुरक्षा बलों और NCC को इस दौरान अपने परेड और अभ्यास से बचने का भी निर्देश दिया गया है। एस्बेस्टस शीट और टिन शीट के जो तमाम कार्यस्थल हैं उनको भी बंद करने का निर्देश दिया गया। ऐसी छतों वाले घरों में रहने वाले प्रवासी श्रमिकों के लिए शिविर की व्यवस्था की जाएगी। केरल के पलक्कड़ में अधिकतम तापमान 41 डिग्री से भी ऊपर जा रहा है। बाकी जिलों में तापमान 39 और 40 डिग्री के आसपास। और अब ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं विभिन्न राज्यों और शहरों का न्यूनतम और अधिकतम तापमान।
तो नया सवेरा की आज के अंक में बस इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं जम्मू कश्मीर की खूबसूरत वादियों के बीच बसे पंपोर जिले में खिले रंग बिरंगे ट्यूलिप के दृश्यों के साथ। बिल्कुल, आप इन दृश्यों का लुत्फ उठाइए। हमें दीजिए इजाजत, आपसे अब मुलाकात होगी सोमवार को। हमारी पूरी टीम को दीजिए विराम। नमस्कार। नमस्कार। नया सवेरा के प्रायोजक थे MDH, बढ़िया है